सबको नजर आ रहा है कि इंडिया फेवरेट है, बिल्कुल लेकिन क्रिकेट है ये, ऑन अ डे बैड लक भी हो सकता है। इंडिया आराम से चला जाएगा, ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहे अच्छा। हैं, लेकिन क्रिकेट है ऑन अ डे। वही बात है कि जैसे हम साउथ अफ्रीका को कह रहे थे, अगली टीम इंग्लैंड भी अब वर्किंग करके ही आएगी, क्योंकि ऑन अ डे डिपेंड करता है कि कौन इम्पैक्टफुल। कोई एक दो खिलाड़ी अगर के इंग्लैंड ने इनको रोक लिया तो मैच आसान हो जाएगा। इंडियन की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग है, अब एक को नहीं कह सकते। और दो बॉलर्स मेरे ख्याल में बड़े अहम है, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। बिल्कुल, देखिए ये अर्ली विकेट अगर मिल जाती है इंग्लैंड को तो फिर बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया। स्लोगर का बल्ला चल सकता है? नहीं, स्लोगर का चांस बहुत कम चांसेस है। मैं अभिषेक शर्मा को, मैं आमिर की बात में बड़ी तारीफ करता हूँ कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं है। और जिस तरह आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर ने भी बात की थी कि उनको बियॉन्ड द बॉडी खिलाएंगे तो फारेगा, बिल्कुल वो खत्म है, उसको बॉडी में खिलाएंगे तो खेलता जोफ्रा आर्चर उनको जी हाँ। और मुझे लगता है कि जो फिल साल्ट है वो इंग्लैंड की तरफ से ज्यादा अच्छा खेलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैंपियंस क्लैश वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट सबा पाशा। नाज़रीन, बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, और अगर हम यस्टरडेज मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका चॉक्ड अगेन और न्यूजीलैंड ने बहुत प्रेजेंटेबल इनिंग खेली। मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ जी, मैं हूँ बैसम अब्बास। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसे सबा ने कहा कि कल का मैच बड़ा एक्साइटिंग हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एट द एंड बिल्कुल वन साइडेड साबित हुआ। और 12.5 ओवर्स में एक बड़ा टोटल से मुराद ये था, अच्छा टोटल था, डिफेंडेबल टोटल था। और शायद इंडियन पिचेस वैसे तो वो कह रही थी कि 200 प्लस होना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्त मैच हुआ कल भी और आज भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है। सो मेरे ख्याल में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अतीक, बहुत बहुत खुशामदीद। और अब हम कल के मैच की जानिब बढ़ते हैं। कल एक बहुत एक्साइटमेंट थी, यहाँ पर भी बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे आबिद साहब कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, हमारी बेस्ट विशेस भी इसके साथ थी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कल हम देख रहे थे कि एनालिसिस भी उसी के साथ। यस हाँ, कल लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत बेहतरीन तरीके से ओवरकम किया। सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि कल साउथ अफ्रीका की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो बहुत गिरी हुई नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने पूरी प्लानिंग की उनके अगेंस्ट, और उनको कंडीशंस का अवेयरनेस थी कि सेकंड टाइम हम ड्यू भी पड़ सकती है। और सबसे अभी क्रिकेट में जितना इम्पोर्टेंट ये है कि जो बेस सेट करते हैं, चाहे बैटिंग में ओपनिंग पार्टनरशिप हो या ओपनिंग बॉलिंग में जो पार्टनरशिप अर्ली विकेट मिल जाए तो वो टीम को हाई ले जाती है। अब साउथ अफ्रीका ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो उसमें अर्ली उनकी 2 विकेटें जो गिरी हैं, उन्होंने वेरिएशन यूज़ की। उन्होंने ऑफ स्पिनर अपना यूज़ किया, उसमें पहला फास्ट बॉलर को उन्होंने बॉल ओवर करवाया, फिर उसके बाद सेकंड ओवर उसने ऑफ स्पिनर को करवाया, उसमें 2 विकेटें मिल गई। उसके बाद ही साउथ अफ्रीका बैकफुट पे चला गया। उसमें फिर एक अनफॉर्चुनेटली माकरम का जो कैच हुआ, उसको बड़े सवाल वो थोड़ा सा उनकी फेवर में नहीं गया बिल्कुल। और फिर लक उनके फेवर में नहीं जा रही थी। और हम कल यही बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका को जो भी लेके जाती है लक लेके जाती है। फिर जब नेक्स्ट बैटिंग, फिर उसके बाद भी उन्होंने अपनी मिडिल ऑर्डर में जाके साउथ अफ्रीका ने उन्होंने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दी। हम लोग 100 था उस टाइम, मैं भी देख रहा था। उसके बाद उन्होंने 160 170 तक ले गए स्कोर, एक अच्छा इम्पैक्ट परफॉर्मेंस है वो। फिर जब उनकी बैटिंग आई न्यूजीलैंड की, उन्होंने वन साइडेड ही उन्होंने दिखा दिया कि हम जीतने हैं। बहुत जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेली उन्होंने, जो नजर आ रहा था उनकी फास्ट बॉलिंग को उन्होंने पूरा डोमिनेट किया। ठीक है। और जो ड्यू थोड़े से जो इफेक्ट नजर आ रहा था, ना स्पिन हो रहा था, ना पेस नजर आ रही थी, तो सीधा बैट पे बॉल आ रहा था और वो बैट पे ठक ठक नजर आ रहा था। और थोड़ी सी लक उनकी फेवर में जा रही थी, जो भी शॉट खेल रहे हैं, इनसाइड एज हो रहा है, थर्ड मैन पे चौका हो रहा है, फाइन लेग पे चौका हो रहा है, और जो उन्होंने नीट क्लीन जो बैटिंग की, पार्टनरशिप की, मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की टाइम पे जिसको कहते हैं ना इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, दोनों ओपनर ने जिस तरह उन्होंने
दिखाया है Yes, कि अपनी टीम को ना उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई करवा दिया है, वो उनका ना बड़ा प्लस पॉइंट। बड़े खतरनाक जोड़ी है दोनों की। और फिन एलन ने जनाब T20 वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप की तारीख है उसकी फास्टेस्ट सेंचुरी कल 33 बॉल पे स्कोर की है। सो हम कह सकते हैं कि वन सच चोकर इज ऑलवेज अ चोकर साउथ अफ्रीका के बारे में। हम कल देख रहे थे मैच और हमें फौरन ही अंदाजा हो गया था, जिस तरह एडम मार्करम का कैच पहले ड्रॉप हुआ था और छोड़ा भी फिलिप ने, और हम हैरान हो रहे थे कि फिलिप कैसे कैच छोड़ सकता है। लेकिन अगला जो कैच था वो बिल्कुल ही वन साइडेड था, और उसने जब बल्कि उसने तो रिव्यू भी लिया था, लेकिन रिव्यू के बावजूद वो कैच का जो फैसला था वो न्यूजीलैंड के हक में गया। बड़ी तनकीद भी हो रही है इसके ऊपर, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि बेचारे एडम मार्करम के ऊपर किस तरह का प्रेशर था कि वो थ्रू आउट इतना अच्छा खेल रहा था। सेमीफाइनल का प्रेशर था, बस देख ले जिंदगी में पहली बार ये क्रिकेट देखे, सेमीफाइनल चाहे कोई भी मैच हो, चाहे लोकल क्लब का क्यों ना मैच हो, ये तो फिर वर्ल्ड कप का मैच है, उसमें इम्पोर्टेंस बहुत होती है, प्रेशर जरूर आता है। हम लोग ये लास्ट 2-3 ईयर्स से ही देखते आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका की टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देती है। एंड टाइम पे आके ना जब उनको ये देना बड़ी पुरानी तारीख है, मतलब 99 का वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं लॉन्स क्रूजनर का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था। साउथ अफ्रीका को क्या होता है, बेस्ट टीम, बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, बेस्ट बैटिंग लाइनअप, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते, कोई उनको काला इल्म हुआ है उनके, वो क्या हुआ है समझ नहीं आती। ये तो उन्हीं की टीम को देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखें वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। जैसे फेयरलेस क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है, जैसे एलन ने ऐसे 8 छक्के मारे हैं उसने, मैं कहता हूँ नीट क्लीन उसने हिटिंग की है, तो वो नजर आ रहा था उनकी जो परफॉर्मेंस, उनका माइंड सेट क्या था। आबिद भाई कल जब जैसे ओवर 15 ओवर के करीब गए तो जेंसन ने जिस तरह से हिटिंग की तो लग रहा था बिल्कुल बॉल जो है ना स्ट्रेट आ रही है, तो जैसे जैसे ओवर एंड हो रहे थे जेंसन की बैटिंग और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। यही नजर आ रहा था कि सेकंड टाइम उन्होंने इसलिए ही टॉस जीत के बैटिंग की थी, और कल हम यही बात कर रहे थे, उन्होंने बैटिंग करवाई साउथ अफ्रीका को, ताकि हमें अगर 200 प्लस भी विकेट बहुत अच्छा था तो इजीली वो किया, तो वो इजीली चेज कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडियन में जो जितने भी मैचेस हो रहे हैं, इंडिया में जो मैचेस हो रहे हैं, आज ही बड़ा मैच है, यही लोगों का टीम्स का फॉर्मूला होगा कि टॉस जीते बॉलिंग करें, क्योंकि उसकी वजूहत है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपको जब सेकंड बैटिंग आती है तो लाइट अंदर लाइट होती है, ठीक है, फिर बॉल स्विंग वगैरह इतना नहीं होता, बिल्कुल बल्ले पे आता फिर स्पिन भी इतना नहीं होता, बॉल वेट हो जाता है, तो वो बैट पे ना बड़ा अच्छा आता है, बड़ी कनेक्टेड होती है, तो वो आप जिधर मर्जी हिटिंग करें, इजीली आप रन ले सकते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन होती है बाकायदा जो मैनेजमेंट होती, मैनेजमेंट किस लिए है, वो यही चीजें देखती है। और मैंने तो ये भी सुना था आबिद भाई कि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस हो रही थी उसमें बॉल पानी में डिप कर करके प्रैक्टिस करवाई। देखिए इसकी पूरी वर्किंग होती है, ये हर चीज हर जगह जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी टीम जाती हैं, वहाँ पर ये चीज़ें नोट की जाती हैं कि सेकंड टाइम में कितना ज़रूरत होगा, ड्यू कितनी होगी, फिर हमने किस तरह इनिंग को बिल्ड करना है। मिडल ऑर्डर देखें उनका, साउथ अफ्रीका ने भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी, फिर न्यूजीलैंड के ओपनर ने ही वन साइडेड ही मैच कर दिया, खत्म कर दिया। ये अब इंग्लैंड या इंडिया में से न्यूजीलैंड क्या चाहेगा, कौन सी टीम हमारे मुकाबले में? न्यूजीलैंड तो यही चाहेगा जोन सी मर्जी टीम, क्योंकि देखो उनका जो अब कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है। उन्होंने अब आज कल के मैच के बाद अब वो वर्किंग शुरू कर देंगे कि कौन सी जो टीमें आएंगी, दोनों में से एक ने आना है, तो किस तरह उनको ना उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट हैं, वो अब नोट करेंगे, तो उसको फिर वो मद्देनजर रख के तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया को होम ग्राउंड का प्रिविलेज होगा, और मुझे ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड चाहेगा कि इंग्लैंड ना आए। आपको याद है इंग्लैंड ने हराया हुआ उनको वर्ल्ड कप, और वो बड़ी उस वक्त मेरे ख्याल से सनसनीखेज मुकाबला था जब रन आउट हुआ था। और मुझे ये लग रहा है कि हम कल बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग भी सबको नजर आ रहा है कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट है ये, ना डे बैड लक भी हो सकती है, मीम्स ये भी चल रही है, जिस भी टीम को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है वो डूबी है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार फिर हम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। देखें इंडिया को होम कंडीशंस बहुत बिल्कुल एडवांटेज है, प्रेफर है, फिर उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो बैटिंग लाइनअप है,
बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में उनकी क्रिकेट उनकी बहुत हाई जा रही है। तो ये एक अच्छे उनके प्लस पॉइंट है। तो इंग्लैंड को भी मालूम है कि हमने किस तरह बीट करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मद्देनजर रख के उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। दोनों जो फेयर क्रिकेट खेलेंगे वो मेरा ख्याल है कि जीत। और अभी भाई आज का टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? टॉस ही इन 2 मैचों में टॉस ही बड़ा इंपॉर्टेंट। आधे मैच का फैसला हो गया, क्योंकि सेकंड टाइम बैटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। और इंडिया की पिचेस में तो वैसे ही बड़ा आसान होता है सेकंड बैटिंग चेज करना। और मेरे ख्याल से इंडियंस को तो अपनी पिचेस का आइडिया भी है, कहीं ना कहीं ये मतलब प्रिविलेज उनके लिए इंडिया बहुत खास तौर पे रहेगा। बाद में बैटिंग करना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह वो चेज कर रहे हैं, उनकी एक हिस्ट्री भी है, जिस तरह सैमसन फॉर्म में है, ईशान किशन फॉर्म में है, मतलब हर प्लेयर ने एक एक मैच कम से कम जिताया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए कि आज अगर इंग्लैंड ने बचना है इंडिया से, क्या फार्मूला हो सकता है? वही टॉस का ही है, बैटिंग से खास तौर। मुझे ये लगता है कि टॉस का फैसला तो उनके हाथ में उनके नहीं है, ग्राउंड में क्या होगा? मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है अगर बुमराह को, ठीक है, और उनके जो स्पिनर्स को, तो फिर मुझे लगता है कि अगर बैटिंग स्पिनर्स को खास तौर पर तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को जीतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, बस ये है कि उनको सिर्फ स्पेक्टेटर्स का एक एडवांटेज होगा इंडिया को, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई फायदा इंडिया को होगा। इंग्लैंड बैक टू बैक कई मैचेस अब इंडिया में खेल चुका है, कोलकाता में स्पेशली, और आईपीएल भी बहुत से प्लेस बहुत ही बेहतरीन सेमीफाइनल खेले जाने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। लेट्स सी आज कौन सी टीम जो है वो फाइनल में अपनी जगह बनाती है। यहाँ पर तो हम प्रेडिक्शंस ले ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये चाचा आज के मैच को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम जीतेगी, आइए देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for this massive T20 World Cup 2026 semi-final between England and India. We are live at the iconic Wankhede Stadium in Mumbai, where the air is thick with anticipation. The Wankhede is a true batting paradise with short boundaries and a lightning-fast outfield. While pacers like Bumrah might find some swing under the lights early on, the true story here is the red soil bounce that helps stroke makers. As the game progresses, the dew factor usually makes chasing a dream, but the pressure of a semi-final scoreboard is a different beast altogether. India looks formidable in 2026. Captain Surya Kumar Yadav is in his element, and with the explosive Abhishek Sharma at the top and the sheer genius of Jasprit Bumrah with the ball, they are a tough nut to crack at home. England, led by the aggressive Harry Brook, brings serious firepower with Phil Salt and the evergreen Joss Butler. Their depth is their strength, with X factors like Will Jacks and the raw pace of Jofra Archer ready to spoil the Indian party. The toss will be crucial. Win it and bowl first to avoid the evening dew, putting the opposition under the pump. However, AI Chacha's data says India's home advantage and spin variety with Varun Chakravarthi will tip the scales. My prediction: India will march into the final. Players to watch are Sanju Samson for India and Sam Curran for England. Form is temporary, but Chacha's wisdom is permanent. May the best team win. तो जनाब यही चाचा ने तो कह दिया है कि इंडिया जो है वो बड़े आराम से फाइनल में चला जाएगा। इंडिया आराम से चला जाएगा, ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन क्रिकेट है ऑन अ डे, वही बात है कि जैसे हम साउथ अफ्रीका को कह रहे थे, अगली टीम इंग्लैंड भी अब वर्किंग करके ही आएगी, क्योंकि ऑन अ डे डिपेंड करता है कि कौन इम्पैक्टफुल। कोई एक दो खिलाड़ी अगर के इंग्लैंड ने इनको रोक लिया तो मैच आसान हो जाएगा। इंडियन की बैटिंग लाइन बहुत बहुत स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग है। है। अब एक को नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी आपको जैसे साउथ अफ्रीका ने इंडिया के साथ जब मैच खेला था तो उन्होंने एवरी प्लेयर पे वर्किंग की है। तो इसी तरह इंग्लैंड को भी ना इंडिया के खिलाफ पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी कि किसको हमने डोमिनेट करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिग सेमीफाइनल है और ज़रूरी भी है जो जीतना चाहेगा। और 2 बॉलर्स मेरे ख्याल में बड़े अहम है, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। बिल्कुल, देखिए ये अर्ली विकेट अगर मिल जाती है इंग्लैंड को तो फिर बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया। वो जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, वो ये उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप देखें ना पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में उनकी जो बैटिंग और होम कंडीशंस का बड़ा फायदा है उनको। फिर वो जो भी एक प्लेयर सेट होता है ना तो वो बिग इनिंग ही खेलता है। और जैसे जो सैमसंग ने किया, तो और अभी तो सूर्य कुमार है, फिर उसके बाद शेद है। उनकी पूरी बैटिंग लाइन अपना आप किसी पे भी रिलाई कर सकते हैं, उनको ट्रस्ट है अपनी बैटिंग लाइनअप पे कि अगर ये सेट हो गया तो बिग इनिंग खेल सकते हैं।
तो ये इंग्लैंड को बैटिंग लाइनअप पकड़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर वो पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड तो उनको फिर एक बिग टारगेट देना पड़ेगा। अगर वो सेकंड बैटिंग करती है तो उनको फिर जल्दी आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अतीक, आपको क्या लग रहा है कौन सा स्पेसिफिक प्लेयर आज इंडिया की तरफ से, लाइक संजू सैमसन नो डाउट बहुत फॉर्म में है, अच्छा इंग्लैंड की तरफ से भी हाँ, तो कौन अच्छा खेल सकता है? मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से संजू सैमसन, चूंकि वो एक तो रिदम पे भी हैं और उनके ज्यादा चांसेस हैं। स्लोगर का बल्ला चल सकता है? नहीं, स्लोगर का चांस बहुत कम चांसेस है। मैं अभिषेक शर्मा को, मैं आमिर की बात में बड़ी तारीफ करता हूँ कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं है। और जिस तरह आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर ने भी बात की थी कि उनको बियॉन्ड द बॉडी खिलाएंगे तो फारेगा बिल्कुल, वो खत्म है। उसको बॉडी में खिलाएंगे तो खेलता है। जी हाँ, और मुझे लगता है कि जो फिल साल्ट है वो इंग्लैंड की तरफ से ज्यादा अच्छा खेलता है, जो अभी तक नहीं चले, लेकिन उनकी एक इनिंग्स ड्यू है। और हैरी तो ब्रूक मुझे भी लगता है कि और obviously वो इस फॉर्म में है। इंग्लैंड में बटलर भी अभी तक आउट उसका ऑफ भी फॉर्म जरूरी है, उसका भी जरूरी है। क्योंकि जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी ना तो अभी तक बटलर ही बटलर है, है। तो बिल्कुल। वो अगर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे देना तो वो इंग्लैंड की एक बेस बन सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बेस बन सकती है। सो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन अब हम आते हैं कुछ पाकिस्तान की टीम की तरफ। बहुत तब्दीलियां हुई हैं और बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है और वहां पर हमने देखा एक बड़ा नाम बाबर आजम का जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? बाबर आजम को जो है वो रेस्ट दे दी गई है, क्या वजूहत है? हम आबिद साहब से जानते हैं, ये बताइएगा। हमने कल स्क्वाड देखा, वी वर वेरी शॉक्ड। ठीक है, हम बात कर रहे थे T20 में बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन ODI में जहां पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या उनका स्क्वाड में ना रखना? अच्छा, साथ ये भी ले लीजिए आबिद भाई कि क्या रेस्ट करवाया गया है या ड्रॉप किया गया? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बाबर आजम एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, नो डाउट। T20 एक अलग फॉर्मेट है और वनडे एक अलग फॉर्मेट है। वनडे में जब मैंने भी टीम देखी ना तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, धचका लगा कि यार ये इस प्लेटफॉर्म पे तो उसको खेलना चाहिए। तो उसकी परफॉर्मेंस भी है, उसकी एवरेज भी है, उसने बहुत अच्छी इनिंगें खेली हुई हैं। लेकिन जब आप रेस्ट भी अगर करवाते हैं ना किसी को तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बिल्कुल। और ऑलरेडी उसका कॉन्फिडेंस T20 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे, देखिए हमने नंबर 4 पे खिलाना उसके लिए ज्यादती थी, टीम के साथ ज्यादती थी, पाकिस्तान टीम के साथ। ठीक है, उसको अगर ओपन में अगर वो नहीं करता, वन डाउन अगर वो नहीं करता, फिर आप उसको कहते कि जी आप अभी हमारे प्लान में नहीं है। ठीक है। लेकिन वो अब खिलाया ही, उसको नंबर 4 पे है तो उसके साथ। अब वनडे जब टीम आई, वनडे की टीम जब देखी, मैंने कहा बाबर आजम नहीं नजर आ रहा, तो मैं खुद शौक में चला गया कि यार देखो उसका हक है, उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, उसने। और साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस वनडे में बेहतर है। देखिए एक और प्लेयर है इमामुल हक, देखिए वो उसने भी वनडे में उसका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। अब ओपनर में देखिए साहबजादा फरहान ने तो आपको दिए, ऑटोमेटिक चॉइस है। लेकिन अब दूसरा अब नए प्लेयर्स को जरूर लाएं, लेकिन जो हमारे जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको साथ तो रखें। बिल्कुल। देखें अब बाबर आजम के साथ तो मैं कहता हूं कि बहुत गलत हुआ है। ठीक है, उसको लाजमी होना चाहिए था वनडे स्क्वाड में। ठीक है, वनडे और टेस्ट का तो वो परफेक्ट प्लेयर नो डाउट। T20 में आप वो भी प्लेयर है, लेकिन ओपन में अगर सही इस्तेमाल करें। अगर आप उसको नहीं वहाँ ओपन में आप यूज करें तो आप ड्रॉप कर दें। अदरवाइज आप वनडे में उसका हक है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, वो हमारा मिडिल ऑर्डर। अच्छा भाई, जो नए लड़के शामिल हुए हैं, ज़रा आपने डोमेस्टिक में उनको बाद में देखा होगा, कोई ऐसा प्लेयर है कि जिनको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए कि यार ये कमाल कर सकता है? मां सदाकत है, अब्दुल समद है, गौरी आए हैं, शुमाइल आए हैं। देखें अब ये जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इस साल परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, इस साल परफॉर्मेंस दी है, आई एग्री, मैं जानता हूँ इन सबको। लेकिन जो लास्ट 2-3 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका हक, उनका क्या कसूर है? देखिए हम लोग एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए। हम एक साल की परफॉर्मेंस पे नहीं आप पाकिस्तान खिला सकते, क्योंकि आगे प्रेशर आता है, इंटरनेशनल टीम में प्रेशर आता है। अब देखें उसमें 2-3 प्लेयर्स, अब इमामुल हक है, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक था, फिर उसके बाद हसीबुल्लाह है, मुबस्सिर खान है। हसीबुल्लाह पे बात हो रही है कि ये गाजी गौरी कहाँ से आ गए? हसीबुल्लाह के लाइन में खड़े हुए थे, है पाकिस्तान के ऑब्वियसली कोयटा की तरफ से। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ वो इस साल की परफॉर्मेंस पे लिया है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ने जो ये टीम बनाई है, वो जो उन्होंने उनका जो माइंडसेट नजर आया है, उन्होंने इस साल की जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, गाजी गौरी ने परफॉर्म किया है, शामिल हुसैन ने परफॉर्म किया है,
फिर उसके बाद और भी दो मास हुसैन सुधाकर ने तलत को क्यों टीम में शामिल किया गया? हुसैन तलत की परफॉर्मेंस को कोई इंप्रेसिव मिडिल ऑर्डर में हमें नीड है ना अब कोई, जैसे सलमान अली आ गए जो संभाल सके अभी तो उनकी जगह इमामुल हक को नहीं टीम में शामिल किया जाना लेकिन वो चाहिए ओपनर एज अ ओपनर खेलते हैं। देखिए वो देखें ना, हमने डिपेंड करता है कि हमने कहाँ यूटिलाइज जरूरत करना है, ठीक है। कहाँ वो ओपनर को ओपनर की जगह ना, ये तो नहीं है कि ओपनर को मिडिल ऑर्डर कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने हुसैन तलत को लिया, सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में आ गया, ठीक है। फिर बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम नहीं है, फिर रिजवान है। काफ़ी ओल्ड प्लेयर्स वापस आए हैं, लेकिन नए प्लेयर्स भी उन्होंने अच्छी चीज़ है कि लिए हैं, हारिस राउफ भी लेकिन वापस आ गए। बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली था। अच्छा ये बताइएगा कि मीडिया से कोई बात हुई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हमने देखी, डायरेक्ट टीम अनाउंस की गई है, कोई सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, कोई किसी किस्म का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उन्होंने मीडिया टॉक या मीडिया ये बड़ी इंटरेक्शन अच्छी नहीं किया और उन्होंने डायरेक्टली टीम अनाउंस कर दी है, बल्कि टीम से कर लो जो कुछ करना है कर लो। और उसके बाद एक सिर्फ ये बात नहीं है, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो हमारे हेड कोच हैं या हमारे कैप्टन हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इवन आकिब जवेद भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पे करते रहेंगे। किसी भी मैनेजमेंट में किसी बंदे की जो स्पेस है उसको चेंज नहीं किया गया। अच्छा। ये कहा जा रहा है कि उनके जो पीसीबी है वो ये चाह रहा है कि तसलसल को बरकरार रखा जाए और अगर हार का तसलसल बरकरार रखा जाए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन यही कह मोहसिन सकते नकवी हैं। साहब की मुलाकात हुई है सलमान अली आगा से और ब्रीफिंग जो है वो दी गई है, शाहिद हार आफरीदी से पे भी हुई है। बताया गया है, तो क्या बताया होगा सलमान अली आगा ने? देखिए उन्होंने डेफिनेटली अपने जो ड्रॉबैक्स थे, फ्लॉज थे, उन्होंने डिस्कस किए हैं, बताए हैं कि हमें कहाँ पर मुश्किलात आई हैं। लेकिन उसी मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने यह डिसीजन लिया था कि अब जो हमारा स्क्वाड है, अगर शाहीन अफरीदी हैं ओडीए के कैप्टन हैं और उसके अलावा सलमान अली जो टी20 वो कैप्टनसी को अपनी बरकरार रखेंगे, जबकि हेड कोच हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है गलतियाँ हुई हैं और लेकिन चूंकि पहले हम सर्जरी की बात सुनते थे कि सर्जरी की जाएगी, लेकिन इस बार मोहसिन नकवी ने कह दिया कि ठीक है गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसी तसलसल को आवाम भी दुआएं और दिल टूटने की जिम्मेदारी निभाते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, ये क्या बेहतरीन फैसला है इस तरह? देखिए ऐसा नहीं है, सर्जरी हुई है तो नए प्लेयर्स आएंगे। ये नहीं है कि अब वो देखें, अब उनको चांस मिले, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें। ठीक है, देखें प्लेटफॉर्म मिल गया आपको। अब ये नहीं है कि अब मैच ही हारते जाए तो दुनिया को या पाकिस्तानी अवाम को हम लोग डिसाइड करते रहे। देखिए टीम बनती है अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने के लिए। डोमेस्टिक में आपने परफॉर्मेंस दी, आपको चांस मिला है, अब आप परफॉर्म करें, आप परफॉर्मेंस दें। अगर आप नहीं करते तो आप फिर वापस जाएं डोमेस्टिक। लेकिन देखिए मोहम्मद यूसुफ जो बाबर आजम की टी20 में जगह रखने पर बड़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट किया और बड़ा सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जगह ओडीआई में ही बनती है, आप कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं? और फिर आगे मीडिया पे आके ये भी नहीं बताया कि आप मीडिया को बता देंगे यार हमने ड्रॉप नहीं किया, हम रेस्ट करा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर ये डिजर्व करता है कि अवाम को और लोगों को क्लैरिफिकेशन दी जाए कि जनाब हमने एक चूंकि निस्बतन छोटी टीम के साथ मुकाबला है तो हमने उनको रेस्ट दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तो सिर्फ रेस्ट की बात की जा रही है तो फिर भी ये सेंसलेस डिसीजन है और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ऐसे डिसीजन को ले रहा है। मोहम्मद यूसुफ ने बड़ी तनकीद किया और मुझे लग रहा है कि उनकी तनकीद जायज़ भी है, क्योंकि इसके पैरेलल और भी जितने प्लेयर्स हैं हमारे, इवन आबिद भाई भी और बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो भी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि ओडीआई में तो बाबर आजम की जगह बनती है और वो अच्छा रिकॉर्ड भी दे रहा है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओडी रन्स भी देने वाले में बाबर आजम का नाम है। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन तो हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और दोबारा से हमारी बात होगी। लेट्स सी आज कौन जीता है और कल हम प्रोग्राम में दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।